तो हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो वी हैड डन समथिंग कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में टोटल कितने कॉन्सेप्ट है बेटा? 4. एक प्रोडक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक है एक्सचेंज और एक है कंजम्पशन. प्रोडक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया बेटा? इट इज कॉल्ड एज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. गलत, वो डेफिनेशन नहीं है, वो उसका प्रोसेस है. डेफिनेशन क्या है? यूटिलिटी का क्रिएट होना. यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या था? Correct. So can I say utility is the want satisfying power of the commodity? So if I'm hungry, what is my want? Food is the wrong answer. लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही समझाया था मैडम, आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं. टू सेटिस्फाई माई हंगर. If I am thirsty, then what is my want? To quench my thirst. Food तो commodity है. So want and want satisfying power are not the same. Want अलग, want satisfying power अलग. Want consumer का होता है, want satisfying power commodity में होता है. So production का मतलब क्या होता है? Converting raw materials into finished goods. या प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड और इनपुट इनटू आउटपुट. ये जो इनपुट है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के हैं? 4. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड कौन सा रिसोर्स है? लेबर कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स. कैपिटल इज अ आर्टिफिशियल या तो मैन मेड रिसोर्स. और एंटरप्रेन्योर एक स्किल्ड लेबरर है, तो उसको भी हम ह्यूमन रिसोर्स ही बोलते हैं. लैंड का डेफिनेशन क्या था? लैंड इज एनीथिंग विच इज ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये बराबर है. उसके बाद आता है समथिंग कॉल्ड एज लेबर. लेबर और लेबरर ये दोनों सेम नहीं है. लेबर इज द वर्क, whereas laborer is the person. Worker. Laborer can be skilled or unskilled. He can be physical or mental. Laborer को रिटर्न में मिलता है wages. Capital is an artificial factor of production, man-made factor of production, और उसका रिवॉर्ड होता है interest. All dash is dash, but all dash is not dash. All capital is wealth, बट ऑल वेल्थ इज. ये अपन ने इसके भी प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था मैडम. आई होप आप भी तो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखा होगा. वेल्थ का 4 कैरेक्टरिस्टिक बोल. चूना लगाओ. बोल, व्हाट आर द 4 कैरेक्टर? ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नैलिटी, प्रोबेबिलिटी. गजब, मैथ्स पढ़ रही है क्या दीदी? ओके, यूटिलिटी होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, स्केर्सिटी होना चाहिए. तो प्राइस तो होना चाहिए ना, बट तू वेल्थ को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना. वेल्थ इज एनीथिंग विच हैज मनी वैल्यू. फिर वेल्थ के 4 कैरेक्टरिस्टिक: स्केर्सिटी, यूटिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नैलिटी. कैपिटल सिर्फ बिजनेस में यूज होता है. कैपिटल में भी वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसीलिए बोलते हैं कि ऑल कैपिटल इज वेल्थ, बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल. बराबर. चल आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आया था समथिंग कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. ही इज द ऑर्गेनाइजर. ही इज द मेन पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स फैक्टर इनकम. तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. सो जो भी नेशनल इनकम होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. फिर आता है समथिंग कॉल्ड एज एक्सचेंज. What is exchange? It is the sale and purchase of goods and services where there is a monetary transaction. एंड फाइनली देर इज कंजम्पशन. कंजम्पशन को मैंने डिफाइन किया था एज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी. डिस्ट्रक्शन का मतलब जब भी हम कोई चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसका यूटिलिटी कम हो जाता है. जब भी कोई चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है. सो कैन ऐसे कंजम्पशन के पीछे हमारा मोटिव क्या है?
satisfaction of wants. So this is your question number 12 है, देख तो जरा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, प्रोफेशनल एकेडमी के टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 ही है दीदी. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13. बराबर है. और उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ ये वाला पार्ट भी खत्म किया हुआ है, तो आई थिंक दिस चैप्टर इज ओवर. ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है. Exactly. So we are actually practically done with this chapter. No problem. I will revise it for you and then we will start solving the objectives. इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे, या हर एक चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. वो ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है. मैं आपको हर एक में एक दो ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा. पहले मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ. अच्छा, आज के क्लास में मुझे चाहिए कि हम लोग ये चैप्टर से पूरी तरीके से डन हो जाए. आपको जिसको भी जो भी आंसर पढ़ना है, जैसे कि आप थोड़े ब्लैंक लग रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है दीदी. आप भी आए तो हो, पर अभी तक मेरे को लग नहीं रहा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है. क्यों ऐसा करती है दीदी? देखा तो फिर याद भी तो होना चाहिए. पढ़ेगा कौन, रिवाइज कौन करेगा, घर पे जाकर उसको स्टडी कौन करेगा? यू विल हैव टू रिमेम्बर नो. अच्छा, अभी ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं तो सर को बोल दूंगा टेस्ट रख दो. तो तू ऐसा थोड़ी बोल सकती है कि सर मैंने पढ़ा है पर मेरे को याद नहीं है. तो जो पढ़ा है वो याद भी होना चाहिए. एनीवे, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आया? होल, या तो नेशन, या तो एग्रीगेट, या तो टोटल. Macroeconomics has been derived from a Greek word which is by the name of macros. Macros का मतलब होता है लार्ज पार्ट. और जब भी हम मैक्रो के बारे में बात करते हैं, मैक्रो का मतलब एग्रीगेट होता है. मैक्रो का मतलब, तो कहने से उसके अंदर 6 कॉन्सेप्ट है. पहला कॉन्सेप्ट का नाम नेशनल इनकम. व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द मनी वैल्यूएशन ऑफ ऑल द फाइनल गैस. ए गैस मतलब goods and services which are produced. So national income का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा? प्राइस इनटू क्वांटिटी. फिर आता है समथिंग कॉल्ड एज सेविंग्स. तेरा सेविंग्स, मेरा सेविंग्स, के इकोनॉमी का सेविंग्स. क्यों इकोनॉमी वर्ड यूज किया तूने? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो में सिर्फ तेरा मेरा बात नहीं होता है, पूरे इकोनॉमी का बात होता है. वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. सो कैन आई से हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सेविंग्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल इन्वेस्टमेंट. इनकम होने के बाद कैन आई से वी स्पेंड सम मनी फॉर आवर कंजम्पशन. द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ आवर इनकम इज कॉल्ड एज सेविंग्स. तो आज अगर मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाता रहेगा, तो तुमको क्या लगता है मैं पूरा 1 लाख उड़ाता भी रहेगा? नहीं, उसमें से 15-20 हजार रुपया अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए सेव भी करता रहेगा. वो जो पार्ट मैंने सेव किया उसको हम बोलते हैं सेविंग्स. ये बराबर है. अच्छा, सब पार्ट सेविंग्स में भी नहीं देता है. कुछ में इन्वेस्टमेंट भी करता रहेगा, LIC में पैसा डालता रहेगा, म्यूचुअल फंड में पैसा डालता रहेगा. टैक्स इन्वेस्टमेंट है दीदी. देखो नहीं लगता है टैक्स तो मेरा इनकम कम कर देता है. तो इनकम माइनस टैक्स इज डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम के बाद जो मेरे पास बचता है वो मेरा टोटल इनकम, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोल सकता है तू. सो पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस इज कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से मैं थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेगा, थोड़ा पैसा सेव करेगा, थोड़ा पैसा कंज्यूम करेगा. फिर आता है समथिंग कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल, या तो बिजनेस साइकिल, या तो इकोनॉमिक साइकिल, जिसके अंदर 4 फेजेस पड़े थे. पहला फेज का नाम एक्सपेंशन, दूसरे का नाम पीक, तीसरे का नाम कॉन्ट्रैक्शन, चौथे का नाम टफ है, बट उसको हम लोग डिप्रेशन भी बोल सकते हैं. डिप्रेशन ही ठीक है. सो कहने से जब एक्सपेंशन होता है तो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? बढ़ेगा. पीक पर हाईएस्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन में गिरेगा, और ट्रफ में या डिप्रेशन में लोवेस्ट पॉइंट पर रहेगा. बराबर है. फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव.
whereas economic development is qualitative. ग्रोथ क्या है? राइज इन आउटपुट, या तो राइज इन जीडीपी नेशनल इनकम, या तो राइज इन पर कैपिटा इनकम, या तो द राइज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। सारे जो फुल फॉर्म्स है मैंने वो यहां पर लिखे हुए हैं, ये बराबर है। पर क्या देश के अंदर अपने को सिर्फ पैसा चाहिए कि साथ में लोगों का वेलबींग भी चाहिए? वेलबींग भी चाहिए। तो वेलबींग के लिए अपन ने क्या बोला? वेलफेयर। वेलफेयर के अंदर क्या बढ़ना चाहिए, क्या कम होना चाहिए? देयर शुड बी राइज इन लिटरेसी रेट, there should be rise in life expectancy, there should be better standard of living, there should be rise in employment rate, there should be fall in poverty, fall in unemployment, fall in crimes। करेक्ट हो सकता है, बट वो इंडिया के केस में, हर एक के केस में थोड़ी है। अपन ओवर पॉपुलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉपुलेशन कम नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में तो बढ़ाने का जरूरत है। उधर तो 2 ही करोड़ लोग रहते हैं, अपने इधर मुंबई में 2 करोड़ रहते हैं, बस फर्क इतना है। सो कैन आई से दैट आई एम टॉकिंग इन जनरल। तो इन जनरल हम लोग वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। सो कैन आई से पॉपुलेशन ज्यादा हो कम हो, बट वो पॉपुलेशन स्किल्ड होना चाहिए। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर। सो सबसे पहला मेरे को क्या चाहिए? आई वॉन्ट 2 थिंग्स इन टूडेज क्लास। तुम लोग डिसाइड करो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दोज 2 थिंग्स। एक, मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का वो जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, दैट आई वॉन्ट टू बी रिटर्न इन द क्लासरूम। नंबर 2 इज ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले हमको ऑब्जेक्टिव्स करना चाहिए, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने के लिए, और उसी आंसर को लिखने के लिए फिर थोड़ा टाइम दूंगा। Or in the meantime, I don't know if you have earlier attended my lectures. If you have not attended any of the earlier lectures, you can ask me doubts from whatever you have missed. तो क्वेश्चन नंबर, अभी तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट किया ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। सॉरी, ये भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके पहले तो और 12 क्वेश्चन हुए हैं। अब आपने वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखा है नहीं देखा है, आपको समझा है नहीं समझा है, ये मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रहेगा तो मैं आज के क्लास में पहले हेल्प कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। बराबर है? चलो, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स पर आए क्या? ओके, सो नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव्स आई विल हैव टू जस्ट डाउनलोड द बुक, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। नहीं बेटा, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस है वो बहुत ही कम है। यस, बट देन दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चंस, नो? ऐसा थोड़ी है कि ये टेक्स्ट बुक से ही पूछेंगे। दिस इज नॉट योर बोर्ड्स का एग्जाम, योर कॉलेज विल डिटरमाइन। तो तू कौन सी कॉलेज में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठाकुर अपने ही बाप का कॉलेज समझ के चलो। जो एनएम मिठीबाई वाले हैं तकलीफ उनको होती है, बाकी एनएल, ठाकुर, रूपारेल, ये सब अपने ही। देर आर ओनली अ कपल ऑफ कॉलेजेस विच कैन कॉज अ प्रॉब्लम। नंबर 1 इज एनएम, नंबर 2 इज पोदर। एक्सेप्ट फॉर दीज 2 कॉलेजेस, पोदर। तो मैं पहले तो तुम लोगों को, सर एक्चुअली आई डोंट हैव प्रोफेशनल एकेडमी इकोनॉमिक्स FYJC बुक, तो बेटा ये ग्रुप पर मैं सेंड करवा देता हूं, तो उधर से पढ़ ले। अंकिता मैडम है ना, तेरे पास नंबर है उनका? प्रोफेशनल एकेडमी के नंबर पे फोन कर और उनको बोल कि तेरे को वो बुक सेंड कर दे। क्योंकि बहुत सारे MCQs और ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते करते ही अपने को ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगेगा। बोथ। अभी मैंने पहले पूरा ब्रीफ पढ़ाया तेरे को, अब ऑब्जेक्टिव्स है। So it is an 80 mark paper in which approximately 20 to 30% portion will be objective based. The rest 60 to 70% will be based on questions. So there will be 1 mark question, there will be a 2 mark question, there will be a 4 mark question, and there will be an 8 mark question. Yes. 80 marks का पेपर ना, ऑब्वियसली 25 मार्क्स के पेपर में भी ऐसा ही आएगा, सिर्फ नंबर कम हो जाएगा। मतलब 5-7 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे, 7-8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए तेरे को पूछेंगे
एक्सप्लेन इन शॉर्ट, और एक 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा विच विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल। सर वो जो पेपर पैटर्न रहेगा ना वो तो कॉलेज स्पेसिफिक होगा। कोई कॉलेज सिर्फ एमसीक्यूज का भी टेस्ट ले सकते हैं, कोई, मुझे नहीं पता कौन सा कॉलेज। जैसे कि सेंट्रल साइड में एक कॉलेज है जिसका नाम है सोमैया, तो सोमैया कॉलेज टेक्स ओनली ऑब्जेक्टिव्स का टेस्ट, सो दैट विल बी गिवन टू यू बाय योर कॉलेज। चल सो बेटा मैं तुम लोगों के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व कर रहा हूं। चल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दीदी ओपन कर पेज नंबर 13। चलो मेरे को बताओ ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अरे एक वाले का एक बोलना। अरे रुक, इज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट? एवरीबडी नीड्स टू गिव द आंसर। क्या इकोनॉमिक्स एक नेचुरल साइंस है कि सोशल साइंस है? सोशल। तो क्या नहीं से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है? दूसरा वाला इकोनॉमिक्स, रुक जा लिख मत, कुछ मत लिख, मेरे को मैं समझा रहा है कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज ओइकोनॉमिया। बोलो क्या ये स्टेटमेंट भी ट्रू है? ट्रू। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नहीं तो किसका बिहेवियर? कुत्ता, घोड़ा, गाय, भैंस, हाथी। मैडम ओइकोनॉमिया का मतलब क्या था? स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में रहता कौन है? ह्यूमन। तो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। अगर तुझे ये नहीं आता है मतलब तेरा इकोनॉमिक्स का बेस के वांदे है बेवड़ी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इकोनॉमिक्स बेटा, अच्छा तूने ऊपर वाला बोला सोशल साइंस। सोशल कम्स फ्रॉम द वर्ड सोसाइटी। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड है, रिलेटेड वो तो देना पड़ेगा ना दीदी। चल उसके बाद क्या आया? इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये भी ट्रू है, तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट वाला है ना बेटा, थोड़ा सा विचित्र है, सबका ध्यान 5 मिनट इधर होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है असर्शन एंड रीजनिंग। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। असर्शन मतलब यू आर ट्राइंग टू स्टेट समथिंग, रीजनिंग इज द रीजन फॉर द असर्शन। ऊपर क्या एक स्टेटमेंट दिया है, तो पहले तो तुझे ये देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फिर तुझे रीजनिंग वाला स्टेटमेंट पढ़ना है और ये देखना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। और फिर तुझे तीसरा चीज ये करना है कि ये जो रीजन दिया है क्या वो असर्शन के लिए ट्रू है कि फॉल्स है। सो ये एमसीक्यू को या ये ऑब्जेक्टिव को कितने पार्ट्स में अपने को सॉल्व करना है? 3। फर्स्ट रीड बोथ द स्टेटमेंट्स। तो चलो एक एक स्टेप करते हैं तो समझ में आएगा। चलो असर्शन क्या दिया है? सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। क्या सोशल साइंस का दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्ट है? क्या सोशल साइंस का दूसरा नाम बिहेवियरल साइंस है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये है असर्शन वाला स्टेटमेंट। बराबर दीदी चश्मे वाली? हाँ। फिर सोशल साइंस इज रिलेटेड टू सम और दी अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या ये भी सही है? तो देख पहला तो एक चीज देखो समझ में आ गया, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। सर ये ए आर क्या है? ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजनिंग। सो इज असर्शन ट्रू? यस। इज रीजनिंग ऑल्सो ट्रू? यस। बट क्या आर और ए के बीच में कुछ रिश्ता है? तो तेरा आंसर सी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सम और द अदर स्टडी ऑफ ह्यूमंस। मतलब ये जो रीजन दिया है ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और हेल्प करूं क्या तुम्हारा, क्योंकि ये पहली बार कर रहे हो ना जिंदगी में, इसके लिए वन मोर स्टेटमेंट आई विल सॉल्व इट यू। चल मेरे को तुम लोग अभी थोड़ा, तुम लोग मेरे को बताओ, मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैं सिर्फ स्टेटमेंट रीड करेगा। चल ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर।
तू ह्यूमन है कि एलियन है? तो क्या तेरे वांट्स नहीं बढ़ते? जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है तेरे वांट्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो फिर ऑफकोर्स में ना क्यों बोली रे? तो कैन आई से दैट ह्यूमन वॉन्ट्स हैव ग्रोन इन नंबर? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स हैव इंक्रीज्ड. मीन्स का मतलब जरिया. अबे इकोनॉमिक्स की भाषा में बोल. मीन्स रॉन्ग. मीन्स का मतलब रिसोर्सेस. गांजा गांजा. हमने ऐसे दो शब्द पढ़े थे, एंड्स एंड मीन्स. व्हाट नेवर एंड्स wants. What are the means of satisfying the wants? Resources. So resources to satisfy human wants have increased. हाँ, गजब. मेरे को तो लगता है कि resources are scarce and because of scarcity you had to make a choice. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. और अगर ऐसा है तो जिंदगी कितनी आसान है, क्योंकि अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो उसका कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता. इसका मतलब तेरा आंसर क्या आएगा अभी ढूंढ के दे. ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी के दोनों तुम लोग सॉल्व करोगे. चल आगे. ये वाला क्या मेरे को करेक्ट ऑल्टरनेटिव कैसे सॉल्व करना है ये सिखाने का जरूरत है? फिल इन द ब्लैंक है, ये खुद से कर लेगा. चल नेक्स्ट, मैच द कॉलम खुद से आएगा. चल उसके बाद कंप्लीट द को रिलेशन. चल नेचुरल साइंस एग्जैक्ट साइंस है. नेचुरल साइंस क्या है? तो सोशल साइंस एग्जैक्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट है? एब्स्ट्रैक्ट या तो बिहेवियर है. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समथिंग विच एग्जिस्ट इन माइंड. हाँ करेक्ट. फिर फाइंड द ऑड मैन आउट. मेरे को लगता है ये ऑड मैन आउट भी तुमको खुद को कैलकुलेट करने को आएगा. और एक और आएगा, एक और कॉन्सेप्ट है सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म. बोलो. द टर्म रिफर्ड टू इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुअल्सन. पॉल सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स को क्या टर्म से बुलाया था? क्वीन ऑफ, लिख रहा हूं मेरे भाई, क्वीन ऑफ सोशल साइंस. सो इकोनॉमिक टर्म क्या बन गया? इकोनॉमिक टर्म बन गया क्वीन ऑफ सोशल साइंस. यार बी क्लियर विद दैट. सो देख, ऐसा ए से लेकर जी तक अपने को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है. बट ये ऑब्जेक्टिव्स कब सॉल्व कर पाएगा? जब तुम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स आते हो. तो मैडम मुझे तो लगता है पहले आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए. यू स्पेसिफिकली. ये लोग तो स्टार्ट से, ये पता नहीं इसका मेरे को, पर ये स्टार्ट से है, ये भी स्टार्ट से है. यू बोथ कैन start solving the objectives provided you remember what you have studied in the past, because you are there in the class but you were not there in the class. Physically present, mentally absent. तो ऑनलाइन था वो, जैसे कि मेरा चॉइस था ऑनलाइन का, तू नहीं आई थी. चीटर. क्या हो गया? पर आने का ना इधर चुपचाप. यूट्यूब पे मिल गया वाला. तो अभी एक काम करो, तुम लोग को चाहिए तो सब लोग पहले ही एक बार रिवाइज कर लो सब, और रिवाइज करने के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो. कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी क्वेरी रहेगा, कुछ भी कंसर्न रहेगा, आस्क मी, आई विल हेल्प यू सॉल्व योर डाउट्स. यू हैव अप्रोक्सीमेटली 40 minutes टू कंप्लीट ऑल द रिविजन एंड ऑब्जेक्टिव्स. तेरे को किधर भी है, तू तो कॉन्सेप्ट ही पढ़. तू ऑब्जेक्टिव फिलहाल सॉल्व मत कर, क्योंकि सिर्फ 2 आंसर के बेसिस पर तू ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाएगी. तो क्वेश्चन 1 से पढ़ना चालू कर. तेरे को कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को पूछ, मैं तेरा डाउट सॉल्विंग करके देगा. तूने रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देखा है और समझा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर देखने के बाद समझा नहीं है तो प्रॉब्लम है, और देखा ही नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम है. तो तू डिसाइड कर कि तेरे को कहाँ पर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई डिफिकल्टी है, तो फील फ्री टू आस्क. प्रीशा तू सारे सॉल्व कर ले, फिर जब तेरा सॉल्व करके हो जाएगा ना, आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग विथ यू ऑल द ऑब्जेक्टिव्स.
सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस वन ऑब्जेक्टिव एट अ टाइम. जब सबका सब कुछ करके हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन हाथ में लेगा. यस. एम्पेरिकल अप्रोच, देख उसके नीचे वो लोग ने उसको एक्सप्लेन भी किया है. एम्पेरिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, समथिंग विच इज हिस्टोरिकल, समथिंग विच हैज ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड एज एन एम्पेरिकल एविडेंस. तो उधर नीचे दो लाइन में एक्सप्लेन किया है, पढ़ो. So I will start my discussion, Prisha, in the next 20-25 minutes. Though I have given 40 minutes to others, but if you are done with all the objectives, I will start with the discussion of all the objectives with you. सानिध्य, आई होप तेरे को टेक्स्ट बुक मिल गया है बेटा. ओके सानिध्य, सो रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव्स करना स्टार्ट करो. मैं आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट अगले हफ्ते में रखवा रहा हूं. यू बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ऑल द बेस्ट. मे गॉड ब्लेस यू. आई मीन टू से ब्लेस यू. हाँ, ब्लास्ट भी चलेगा बोलते. पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेकर एंड तक पीए के बुक में से पढ़ने. यस, 12.5 क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ, मतलब इन शॉर्ट 25 पेज, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 19 तक सब करना है. हाँ, सब करना है. ए से करना, तेरे को फाइंड आउट करना है तो कर, अपने पास तो टाइम है. इफ यू वांट टू डू दिस, ये मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, ये वाला फाइंड आउट था. ये मत कर. यू आर सपोज टू डू दिस ऑब्जेक्टिव्स. यस, देख प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ना बेटा. हाँ, पूरा फर्स्ट से लेकर 19 तक सब. तो ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा, आंसर इन द फॉलोइंग भी आएगा, आंसर इन डिटेल भी आएगा, 4 मार्क का भी आएगा, 8 मार्क का भी आएगा. नहीं, वो टेबल जो बनाया है वो तो सारे उसके पहले के जो आंसर्स है उसका समरी बनाया है बेटा. तो जो तू टेबल देख रही है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का टेबल है. तू इस वाला टेबल का बात कर रही है शायद, ये वाला. देख, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्यस अर्थशास्त्र. फिर एडम स्मिथ वाला दिख रहा है तेरे को टेबल, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. फिर तेरे को दिखता रहेगा अल्फ्रेड मार्शल का पॉइंट, वो है तेरा क्वेश्चन नंबर 5. और ये जो लायनल रॉबिन्स है वो है तेरा क्वेश्चन नंबर 6. सो बेसिकली क्या किया, टेबल इसीलिए बनाया ताकि समरी बन जाए. शॉर्ट में अगर रिवाइज करने का रहेगा तो हम वो टेबल पढ़ेंगे तो तेरा 4 आंसर रिवाइज हो जाएगा. तो वो टेबल एग्जाम में नहीं आने वाला. वो टेबल क्वेश्चन 2, 3, सॉरी 3, 4, 5 का एक समरी है. तो तू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 का टारगेट आज कंप्लीट कर, अभी इन द क्लासरूम. तेरे को चाहिए तो तू ईयरफोन्स यूज कर और रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले. अगर नहीं देखा है तो आई एम ट्रस्टिंग यू कि तूने देखा है, पर अगर नहीं देखा है तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन ले, मेरा ही लेक्चर है. ये एनएम वाला है, इसको पूछ लो इसकी कितनी दुख दर्द और पीड़ा है.
नहीं रे, अच्छा है। लाइफ इज मेकिंग यू स्ट्रोंगर एंड बोल्डर and helping you to manage stress at an early age. Take it positively. Being in NM might be hectic, but it teaches you a lot of things. हाँ, and then you will know what you want to achieve in your life. तो ऐसा नेगेटिव वे में मत ले, पॉजिटिवली जा, पॉजिटिवली पढ़, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हर किसी के लाइफ में होता ही है। एंड तेरा सर्कल अच्छा बन रहा है, तेरे कॉलेज के टीचर्स अच्छे हैं, you are getting a lot of good things also. Every coin will have two sides. One is positive, one is negative. Going in a bad college and having a good time is less better than going in a good college and having less good time. तो ऐसा मत सोच, पॉजिटिव सोच। अच्छी ही कॉलेज में है तू, आई नो लाइफ कैन बी हेक्टिक, लाइफ कैन बी डिफिकल्ट, बट भाई वही तो मजा है ना। आज सब लोग करते ही है ना, तुम लोग सर्वेश सर को भी देखते ही हो ना, ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो व्हाई नॉट। तो ऐसा नेगेटिव मत सोच, नेगेटिव बोल मत। एनवायरमेंट में, नेचर में पॉजिटिविटी डाल तो तेरे को पॉजिटिविटी मिलेगा। ऐसा एक लाइन है जो मैंने कहीं पढ़ा है, थॉट्स बिकम थिंग्स। सो अगर तेरे थॉट्स नेगेटिव रहेंगे तो थिंग्स नेगेटिव आएंगी। तेरे थॉट्स अगर तू पॉजिटिव रखेगा तो शायद लाइफ भी तेरे को, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, एक बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट, एक मूवी भी है, कभी अगर टाइम मिलेगा ना, इट्स अ 2.5 hour मूवी, द सीक्रेट। एक बुक ही है, वो बुक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री जैसा बना है, बट तू 2.5 घंटा मेरा बात मान और वो मूवी देख, पकेगा तेरे को। हाँ, पकेगा तेरे को, मैं ये भी बता रहा, 15 मिनट 20 मिनट के बाद लगेगा कि मैं क्या देख रहा है, सर ने किधर फंसा डाला है। पूरा 2.5 घंटे का पिक्चर देख, यूट्यूब पर मिलेगा। क्वालिटी बकवास रहेगा, क्वालिटी वीडियो का नहीं है, क्वालिटी ऑडियो का है। जो वो बोल रहे हैं ना, वो बहुत मस्त बोल रहे हैं। तो वो द सीक्रेट नाम का एक मूवी देख, हो सके तो उसका बुक भी पढ़ इफ टाइम परमिट्स। बट मूवी क्या है, 2.5 घंटा खत्म हो जाएगा, बुक 2.5 घंटे में नहीं होएगा। हाँ, हो जाएगा रे, तू टेंशन मत ले, तू अपना अपना बेस्ट एफर्ट डालने का। फिर और एनएम में भी तो एनएम वाले है ही ना, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन एनएम। तो तेरा अकेले का तो जिंदगी जड़ नहीं है, यू आर अ पार्ट ऑफ अ हर्ड। हाँ सानिध्य, तू कुछ बोला जो मेरे को समझ में नहीं आया। यस, आता है। वो लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा सॉल्व करवाते हैं, बुक के बाहर कभी पूछते हैं, उनके बाप का राज है। तो जो तेरे को कॉलेज में वो लोग एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, उसके लिए अपन एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे। सो जिस दिन तेरा कॉलेज स्टार्ट होएगा, वो कॉलेज स्टार्ट होने के बाद वो लोग तुमको पढ़ाना शुरू करेंगे, और अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो तेरे को आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। जो भी वो लोग ने एक्स्ट्रा पढ़ाया वो तू मेरे पास लेकर आ जाना, मैं तेरा एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर वो सॉल्व कर देगा। हाँ मैडम, आप कुछ बोल रहे थे। आपका कॉलेज कल से स्टार्ट हो रहा है? पहला कॉलेज है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी कॉलेज में? बेटा और कोई कॉलेज स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ऑल द बेस्ट। मिट्टी भाई नहीं हो रहा है। तो एनएम में कितने लोग हैं? प्रीशा है, सानिध्य है, मे गॉड ब्लेस देम। तो अपने को तुम्हारे बैचेस में लेक्चर्स भी, हाँ मतलब टेस्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कॉलेज वाले। तो अभी देख, कॉलेज अभी स्टार्ट होगा तो, हाँ तो इसका मतलब फिर अपने को भी तो, अपन तो एकदम आराम आराम से पढ़ रहे हैं बेटा। तो तू कॉलेज में से इंफॉर्मेशन निकलवा ना, कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर तो होगा ही,
फर्स्ट चैप्टर के बिना आई डोंट थिंक सो दे विल स्टार्ट विद एनी अदर चैप्टर। कुछ बेवड़ी कॉलेजेस होती है जो अलग ही बचती है, वो बोलती है हमको छठवां चैप्टर पढ़ने का है, हम उल्टा पढ़ेंगे सिलेबस। पहले हम चैप्टर 6, 7, 8, 9 कराएंगे, फिर हम चैप्टर 1, 2, 3 करवाएंगे। तो ऐसे भी कुछ ड्रंकर्ड कॉलेजेस होंगी, तो प्लीज कम बैक टू अस, वी विल टेक एक्स्ट्रा लेक्चर्स फॉर यू एंड कंप्लीट योर सिलेबस। क्योंकि कॉलेज की बहुत सारी होती है रे, अपने बाप का कॉलेजेस अपने हिसाब से ही चलता है। बोर्ड्स होता है ना, तो बोर्ड्स तो क्या है, एक पैटर्न होता है जो उनको फॉलो करना होता है। बोर्ड्स का पर फिक्स पैटर्न तो है ना, यहाँ पर तो कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है, जो उनकी मर्जी में आएगा वो लोग करेंगे। ओके प्रीशा, हैव अ गुड टाइम इन एनएम, and if there is any extra syllabus feel free to contact us. कितनी होती है, क्या यूटिलिटी मेजरेबल है? तेरे को कितना मजा आया आज के लेक्चर में, तेरे को कितना पका आज के लेक्चर में? यूटिलिटी एक फीलिंग है, और फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते। सो यूटिलिटी को रियलिटी में मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अजम्पशन तो बहुत सारे हैं, तू बता। इसीलिए लोग खरीदते हैं ना। अगर तेरे को कोई चीज का यूटिलिटी नहीं है तो तू खरीदेगा क्या? तू स्कर्ट पहनता है क्यों? क्योंकि तेरे को उसका यूटिलिटी नहीं है। पर कोई अगर गर्ल को तू ये सवाल पूछेगा, she might be okay to wear a skirt. Why is she okay to wear a skirt? Because she gets utility from that skirt. यूटिलिटी का डेफिनेशन याद करने का, यूटिलिटी इज द वांट satisfying power of a commodity. Is gold a commodity? Yes. Can gold satisfy my want of showing off bowl or wearing a jewelry or adding up to my glow? It can. Question number A is choose the correct alternative, and question number B is assertion and reasoning. नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कर शांति से कर, फिर जितना होएगा उतना अपन डिस्कस करेंगे, और आपके पास 10 से 15 मिनट है। प्रीशा, प्रणव एंड हर्षी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। हर्षी, यू आर इन विच कॉलेज? प्रणव, तेरा एडमिशन हुआ किधर? अरे ये प्रणव, तू आता क्यों नहीं है रे? ओके ओके हर्षी। प्रणव, तू रहता किधर है? ओके। प्रीशा, आप किधर रहते हो? और हर्षी आप? પ્રીશા, કાંદીવલીમાં રહીને અહીંયા સુધી નથી આવતી, શરમ કર, ભગવાનથી ડર, ભગવાનથી। હું થાણાથી અહીંયા સુધી લેક્ચર લેવા આવું છું ને તું અહીંયા નથી આવી શકતી, બોલો। હર્ષી, તને પણ દહીસરથી બોરીવલી એક જ સ્ટેશન છે, મીરા રોડ। કાંદીવલીથી બોરીવલીમાં તો વચમાં સ્ટેશન બી નથી, પ્રીશા। हाँ ना, ये दहीसर से भी नहीं है। ओ मीरा रोड थोड़ा लोचा हो गया मेरा, केमिकल नहीं, पर दहीसर पहले मीरा रोड आता है फिर दहीसर आता है, कि पहले दहीसर आता है फिर मीरा रोड? ओ हर्षी, प्रीशा, नॉट एक्सेप्टेबल। વરસાદ હતો બેટા, કયા લેક્ચરમાં આવી છે તું જરા કહેતો મને? આજથી પહેલા 4 લેક્ચર થયા છે, મને યાદ નથી મેં તને જોયું હોય। અને વરસાદ તો જાણે કે તમને દહીસરમાં જ લાગ્યો, મને થાણામાં ન લાગ્યો। હવે જાને પ્રીશા,
એવરી ટાઈમ વરસાદ હોય છે વાડી જોઈ ન હોય, જાણે કે તને ચાલીને આવવાનું છે અહીંયા સુધી. હે તો જો આ લોકો પણ આવે છે વરસાદમાં, ઓર ઈગો હર્ટ હો ગયા એ લોકો કા. તો હું પણ તો આવ્યો જ ને, હું થાણાથી આવ્યો. क्या हो गया? ये भी गुजराती है, तेरे को आज ही रियलाइज हुआ? हाँ, तो गुजराती इतना अच्छा कैसे बोलती है? ओह, लव मैरिज. तू आप गुजराती हो ना? आपके भी मम्मी गुजराती है? हाँ, वो अलग बात है. आप तो महाराष्ट्रियन हो ना? आपका तेरा नाम क्या है? हाँ, तेरा नाम क्या है? अर्जुन. नहीं नहीं, जान दे, सरनेम टफ है. પ્રિશા એક્ઝામ આપવા માટે આવવું પડશે હા બેટા. प्रीशा, हर्षी, प्रणव, जब भी एग्जाम रहेगा, टेस्ट रहेगा, प्लीज इंश्योर करना कि आप लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं. अच्छा, यू हैव टेकन ऑनलाइन बैच ओनली, तो ऑनलाइन एग्जाम दे देना. क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे आ जाएगा और तू उसका आंसर्स ले लेना. इतना आलस बेटा तेरे को. मैं थाना से भगवान भरोसे ही आता हूँ बेटा. घोड़बंदर या तो JVLR, जो भी नजदीक पड़ता है वो. नहीं रे, ओला उबर खुद के व्हीकल से आएगा तो सोचेगा कैसा. चलाना पड़ेगा ना फिर मेरे को. ओला उबर, फिर अंदर गुड नाइट. તું કાંદીવેલીમાં બહુ અંદર રહે છે કે પ્રિશા? કેમ ઓનલાઈન બેચ લીધો? ઓકે. देखो, ऑब्जेक्टिव्स का आना इज अ प्रूफ के कॉन्सेप्ट आता है. बिकॉज जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कर ही नहीं सकते. क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट. तो अगर तेरे को ऑब्जेक्टिव्स आया ना, इसका मतलब तेरे को डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट आता है. तो कभी भी ऑब्जेक्टिव्स को है ना लाइटली नहीं लेने का. ऑब्जेक्टिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर ऑब्जेक्टिव्स यू विल हैव टू स्टडी द एंटायर चैप्टर. जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स पूछेंगे, तेरे को रियलाइज भी नहीं होएगा. मैडम, आपको जम रहा है ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट? आप आंसर्स वाला पार्ट हो गया आपका? कुछ नहीं समझा है तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर देखा तूने? तो उसके अंदर तो सारे डेफिनेशंस ही थे. उसका नोट्स भी मैंने शायद लिखवाया था. आपने लिखा वो नोट्स? ओके, तूने लिखा वो नोट्स? पहले लेक्चर का नोट्स का पूछ रहा हूँ. हाँ, लिखा ना, मैं वही पूछ रहा हूँ तेरे को. हाँ हाँ. चल, आई विल स्टार्ट टेकिंग योर डाउट्स. बोलो प्रीशा. अ, अरे वो इधर प्रीशा को भी डाउट था. और अरुण ना, अर्जुन. हाँ बोल मेरे करण.
करण अर्जुन वाला छोड़, बोल कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव में तेरे को डाउट है? सी में फिफ्थ वाला, और MCQ नंबर 2 में डाउट है, तो सी का ही बेटा, सी वाला ही बोल रही है ना प्रीशा तू, के ए का 2 बोल रही है? ओके, ए का सेकंड वाले में डाउट है। ओके, मैं बढ़ा देता हूं। एडम स्मिथ का डेफिनेशन क्या? एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, यस। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखा है, यस। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, यस। सो 1 2 3 करेक्ट है, क्योंकि डी इनकरेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ कॉमन मैन, ये बोलने वाला आदमी अल्फ्रेड मार्शल था। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट नोट्स में भी लिखवाया है। सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज बी। बराबर है प्रीशा? इनकरेक्ट इज आस्क्ड, सॉरी, तो इनकरेक्ट ओनली 1, ओनली 4, तो आंसर चेंज हो गया मेरा ए, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इनकरेक्ट। मैंने सब लिखा है, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, बट ये ट्रू नहीं है। सो प्रीशा योर आंसर शुड बी ए। बराबर? एथ वाले में भी डाउट है। सो बेटा, प्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4: प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। एंटरप्रेन्योर तो उसका पार्ट नहीं है, वो तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर का पार्ट है। सो प्रीशा, मेरे को लगता है 1 3 4 ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है। जस्ट बिकॉज वो लोग ने यहां पर 4 दिया, यहां पर भी 4 दिख रहा है, तो तूने ऑल ऑफ द अबव मार्क कर डाला। मेरे को सुना ही नहीं दिया बेटा ठीक से। एथ वन, मैं 7वें वाला नहीं, मैंने 7th वाला किया, सॉरी दीदी। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक वाइडर कॉन्सेप्ट है? यस। एंड हैज क्वांटिटेटिव डायमेंशन, ये तो गलत है। इट हैज क्वालिटेटिव डायमेंशंस। देन इट इज डेलिब्रेट एंड इरिवर्सिबल, मेरे को ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज मल्टी डिमेंशनल, ये भी ट्रू है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, इकोनॉमिक वेलफेयर भी चाहिए। सो इट इज नॉट यूनी डिमेंशनल, इट इज मल्टी डिमेंशनल। एंड इट इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। तो मेरे को लगता है ऑप्शन बी करेक्ट है। आएगा बेटा, कैन यू हैव सम पेशेंस? डिड आई से नो टू यू? आई एम गोइंग इन ऑर्डर, नो? थोड़ा रुको, सब्र करो। अभी उसका ए वाला चल रहा है, तो तेरा सी वाला डाउट बीच में किधर से लाऊं? फिर किसी को बी में डाउट आएगा तो मैं घड़ी घड़ी ऐसा ऊपर नीचे करता रहूं? डिड आई टेल यू नो? तो फिर तेरी भैंस की पूछ साले, रुक जरा। चलो, सी वाले में कौन सा वाला क्वेश्चन? 5th वाला। The activities carried out just for the sake of charity, hobby, where there is no monetary exchange, वो कौन सा एक्टिविटी है इकोनॉमिक सेंस में? अनप्रोडक्टिव। तो बीच में मैं आपको क्या समझाऊं सर? अच्छा, तो तू बताया क्या आंसर होना चाहिए? प्रोडक्टिव का मतलब जिसके लिए तेरे को रिटर्न में कुछ मिलता है। अनप्रोडक्टिव का मतलब जिसके रिटर्न में तुझे कुछ मिलता नहीं है।
इससे क्या प्रोडक्टिव हुआ? चैरिटी करने से, हॉबी परस्यू करने से क्या प्रोडक्शन हुआ? तो अनप्रोडक्टिव बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में, बिकॉज देर इज नो मॉनिटरी एक्सचेंज। अच्छा, ये जो क्लासरूम चल रहा है, ये क्लासरूम में मेरे हॉबी के लिए ले रहा है कि मेरे को इसके बदले में पैसा मिलता है? पैसा मिलता है ना बेटा, इसीलिए मैं थाना से इधर तक आता है, वरना मैं इधर तक थोड़ी आएगा। तो या वहां से लेकर यहां तक आया, उसके रिटर्न में मुझे कुछ पैसा मिला, तो वो प्रोडक्टिव है। पर अगर मैं ऐसे ही गाना गा रहा हूं, मन हो गया मेरा, तो क्या थोड़ी ना उसके रिटर्न में कोई भीख देकर जाए कोई, तो अलग बात है, बट वो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं है। सो डूइंग समथिंग फॉर हॉबी इज एन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है सर, बोलिए सर, और कोई डाउट? ओके, चलो प्रीशा, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? यस। अबे ये डैश बोल बेटा। चलो फोर्थ वाला पढ़ते हैं। वाटर डायमंड पैराडॉक्स इज ऑब्जर्व्ड इन रियल लाइफ। ये अपन ने वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज में पढ़ा था। वाटर में वैल्यू इन यूज ज्यादा है, डायमंड में वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। पर पैराडॉक्स क्या है? यूज ज्यादा है, प्राइस कम है, और डायमंड के अंदर यूज कम है पर उसका प्राइस ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट को वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलते हैं। फिर सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो वैल्यू इन एक्सचेंज। डायमंड, क्या ये एग्जांपल सही है? डायमंड का यूज वैल्यू ज्यादा है और एक्सचेंज वैल्यू कम है। फिर आगे बोलते हैं, while other commodities have low value in use and high value in exchange, जैसे के वाटर। तो अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि पानी का एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है? तू ये कहना चाहता है कि पानी का वैल्यू इन यूज कम है? तो बेटा पहले पढ़ ले, पानी का प्राइस ज्यादा है कि प्राइस कम है? हाँ बोल, क्या बोल रहा है तू? तो गलत है ना झंड, ऐसा ऐसा क्या? दे हैव नॉट गिवन द राइट स्टेटमेंट। हाउ इज दिस ट्रू? दे हैव रिटन द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा तो मैं बोलूं तू अर्जुन नहीं है, तू अर्जुनिका है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? कुछ भी बोलता है। इज दिस द राइट स्टेटमेंट? गिव मी अ यस और अ नो। ये मां बस तो खत्म हो गया। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो दीदी, कैन आई से योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। सही स्टेटमेंट क्या होता इसका? अगर मेरे को ये बी स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो मुझे बोलना पड़ेगा, सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो वैल्यू इन एक्सचेंज लाइक वाटर, जबकि वो लोग ने उधर दिया है डायमंड। while some other have low value in use but high value in exchange due to its abundance like water। यहाँ पर water नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? डायमंड होना चाहिए था। प्लस वहां पर अबंडेंस नहीं होना चाहिए था, स्केर्सिटी होना चाहिए था, क्योंकि स्केर्स है इसीलिए तो प्राइस ज्यादा है। हाई एक्सचेंज वैल्यू, हम प्राइस कब ज्यादा चार्ज करते हैं? जब कोई कमोडिटी का स्केर्सिटी होता है तब। तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, इसीलिए तेरा आंसर ए आएगा। बोलो और कोई ऑब्जेक्टिव? हर्षी, प्रीशा, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। फिफ्थ वन, ओके बेटा। इकोनॉमिक टर्म के बारे में बोल रही है तू के ये वाला बोल रही है? ओके, तो फिफ्थ वाला, राम्स फादर यूटिलाइज्ड हिज प्रोविडेंट फंड फॉर सेटिंग अप ग्रोसरी स्टोर। मतलब खुद का धंधा, खुद का धंधे के लिए उन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा इस्तेमाल कर लिया। तो योर आंसर इज दैट राम के फादर ने कैपिटल यूज किया और अब वो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जा रहे हैं। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है।
जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे प्रोविडेंट फंड होता है। जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी में से हमारे सैलरी में से एक छोटा सा पार्ट एक इन्वेस्ट होता है, वो इन्वेस्टमेंट का नाम प्रोविडेंट फंड है। नो बेटा, यू हैव टू गिव द इकोनॉमिक टर्म। नो, क्या पूछा है ऊपर पढ़, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। तो अपने को एक इकोनॉमिक टर्म देना पड़ेगा। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा उसको हम कैपिटल बोलते हैं ना। तो व्हाट इज अ बेटर टर्म, इन्वेस्टमेंट इज अ बेटर टर्म कि कैपिटल इज अ बेटर टर्म? कैपिटल इज अ बेटर टर्म बेटा। सो यू कैन नॉट यूज अ वर्ड ऑफ योर चॉइस। ठीक है प्रीशा? ओके प्रीशा, बोलो और कोई क्वेश्चन बेटा? बाजू वाली कुछ भी डाउट्स नहीं, सब क्लियर है? I want you all to read the distinguish between economic growth and development, and that should be it for the day. Yes, from the I don't know गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है कि नहीं है। हाँ तो वहां से पढ़, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पढ़ना है। हाँ इतना सा तो है। अबे दीदी एक ही पॉइंट थोड़ी लिख कर आएगी। हाँ हाँ आएगा, प्रणव आएगा। बाय हार्ट मत कर फिलहाल, सिर्फ अंडरस्टैंड कर, क्योंकि बाय हार्ट करने के लिए तो टाइम लगेगा। 10 मिनट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रट्टा मारना वो सोल्यूशन ही नहीं है बेटा। समझना इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर देख एक पॉइंट रहेगा यूनी डिमेंशनल, मल्टी डिमेंशनल, फिर एक पॉइंट रहेगा क्वांटिटेटिव, एक रहेगा क्वालिटेटिव, फिर एक पॉइंट रहेगा इट हैज लिमिटेड स्कोप, एक का रहेगा वाइडर स्कोप। तो वो जो पहला पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज द चेंजेस इन द रियल आउटपुट। तो वो जो फर्स्ट पॉइंट है वो तेरे को पक्का पता होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या बोला? इट इज द इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम। whereas इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोला? इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द वेलबींग, मतलब वेलफेयर। सो कैन आई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर यहां पर देख एक पॉइंट दिया, इट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव, यहां पर दिया ब्रॉडर एंड क्वांटिटेटिव। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पर बोला इट इज यूनी डिमेंशनल, यूनी डिमेंशनल मतलब ओनली वन एस्पेक्ट ग्रोथ, जबकि मल्टी डिमेंशनल मतलब ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर कुछ और भी। तो यूनी डिमेंशनल मतलब एक तरफा प्यार, मल्टी डिमेंशनल मतलब जाने दे। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, ग्रोथ इंस्टेंट है। आउटपुट बढ़ जाएगा तो ग्रोथ बढ़ जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा तो ग्रोथ कम हो जाएगा, तो रिवर्स भी हो सकता है, बट डेवलपमेंट रिवर्स नहीं हो सकता है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। ये मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी नोट्स में पढ़ाया हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइज इन आउटपुट, राइज इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन। But economic development is measured in terms of productivity, industrial productivity and quality of human life. That is welfare measures. Are we clear with that? पक्का? तो आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रहेगा कि आप ये वाला आंसर नोटबुक में एक बार लिख कर आएंगे। कैन आई एक्सपेक्ट दैट मच एवरीबडी? वन आंसर टू बी रिटर्न। और बेटा अगर तेरा नोट्स कंप्लीट नहीं है तो प्लीज कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तूने लास्ट क्लास में ये सब जो मैंने लिखवाया है ना उसमें घापची मारा है, स्क्रीनशॉट लिया है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा। प्लीज इंश्योर कर कि तू उस स्क्रीनशॉट को अब रियलिटी में बदल रही है, तू लिख रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन। बाय बाय।